जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। हम रखते हैं कदम वहां जहां रास्ता नहीं होता। ऐसी ही बुलंदियों की कहानी सुनाने के लिए आज हमारे साथ बैठे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम मैकेनिकल इंजीनियरिंग रैंक 9 निखिल कुमार। और ये इन्होंने जो मुकाम आज हासिल किया है उसी की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए निखिल आए हैं। तो सबसे पहले टू स्टार्ट दिस आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट निखिल। बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपकी लाइफ में। आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी हैप्पी। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर योर अचीवमेंट। थैंक यू सर फॉर कॉलिंग मी हियर। यहाँ पे रैंक लाके काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी। ओके यस सर। तो हम सबसे पहले निखिल से ये जानेंगे कि निखिल आप बच्चों को थोड़ा अपना स्टोरी बताइए, अपनी लाइफ की स्टोरी बताइए। आपने कहाँ से बीटेक किया और उसके बाद में अगले 4-5 साल की जो जर्नी अभी तक रही है ईएसी तक, उसका सफ़र कैसा रहा, उसके बारे में बच्चों को बताइए। सर मैंने बीटेक आईआईटी भुवनेश्वर से किया है। 2017 में मैंने एंट्री ली थी। ड्यूअल डिग्री मैकेनिकल था मेरा। ओके 22 आई पास्ड आउट। फिर 22 को ही मैंने गेट में अपियर किया था, गेट एग्ज़ाम में। ओके उसमें मेरी रैंक 1 थी मैकेनिकल में। ओके उसके थ्रू मेरे को सिलेक्शन हुआ था, आईओसीएल में सिलेक्शन हुआ था इनिशियली। ओके तो मैंने वहाँ पे एज एन ऑपरेशन ऑफिसर काम किया 8 मंथ्स। ओके फिर आई गॉट द अपॉर्चुनिटी ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर इन ओएनजीसी। ओके फिर वहाँ पे मैं अभी तक काम कर रहा था एज ए मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर। फिर रिसेंटली उसमें डिपार्टमेंट डिसॉल्व हो गया था, तो Okay. मेरे को प्रोडक्शन में शिफ्ट कर दिया। ओके सो फ्रॉम देयर आई गॉट मतलब मेरे को इंटरेस्ट आया कि मेरे को ईएससी में अपियर होना चाहिए। और इस साल रेलवेज भी आया था लकीली, तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का अटेम्प्ट दिया इस साल। और लकीली आई गॉट रैंक 9। ओके सो फ्रॉम AIR 1 मैकेनिकल टू AIR 9 इंजीनियरिंग सर्विसेज जर्नी आपकी बहुत लर्निंग वाली रही है। IOC ONGC उसके बाद में अभी आप एक दूसरा डोमेन में जाएंगे। तो निखिल मतलब बहुत सारे बच्चे होंगे जो PSUs में होंगे जो शायद आपकी पोजीशन में रहे होंगे। तो आपका उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? क्या अगर वो बच्चे प्रिपेयर करना चाहें, अगर मान लीजिए उनका ड्रीम है ईएसी में, हाँ यस। तो उनको कैसे वो कैसे आ सकते हैं? यदि जो कोई पीएसयू में ऑलरेडी है तो हमें मतलब ईएससी में क्या है कि ईएससी से प्योर गवर्नमेंट सेक्टर है। ओके तो जो जिनको इंटरेस्ट है वो, जैसे मैंने पैरेलली अपने वर्क के साथ काम किया, रोज 2-3 आवर्स निकाल के मैं कंटिन्यूसली 6-8 मंथ मैंने किया। ओके और जैसे कि लास्ट में जब मेन एग्ज़ाम था उसके पहले मैंने 2 मंथ का प्रिपरेटरी लीव ले लिया। तो आप इनफ टाइम रहता है पीएसयू में, यदि आप उसको प्रॉपरली आप अच्छे से चैनलाइज कर फॉलो सकते। करना हाँ, चाहो। आपको ओके थोड़ा सोशल अपना वो कट ऑफ करना पड़ेगा। ओके लेकिन आपको यदि आपका ड्रीम है तो आप इजिली इसको निकाल सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि गेट की रैंक 1 यस। वो उस टाइम जो आपकी मेहनत रही होगी वो बहुत रही होगी। तो आपको क्या लगता है कि वो मेहनत जो आपने की थी, क्या वो इस एग्ज़ाम में आपको हेल्प की है? हाँ सर, मतलब जैसे गेट प्रिपरेशन था वो उसमें क्या था, मेरा बेसिक स्ट्रांग हो गया था। ओके यदि आप बेसिक स्ट्रांग रहेंगे तो आप जैसे गेट होता है उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। तो लेकिन बेस स्ट्रांग रहने की मदद से मैं इसको ईएससी में भी इसको रेसिप्रोकेट कर पाया। ओके तो वो बेस स्ट्रांग हमें बस रहना चाहिए मैकेनिकल सब्जेक्ट पे। बाकी हर एग्जाम के वो आप हिसाब से आप अपने उसको फिर फॉलो अप कर सकते हैं। लेकिन ईएससी में जैसे हमारा जीएस वाला पार्ट भी है जो बहुत बच्चों को एक टीडियस टास्क लगता है कि यार ये एक बहुत बड़ी माउंट एवरेस्ट है, इसको कैसे चढ़ा जाए। हाँ तो उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? सर, सबसे पहले तो जैसे गेट में हमारा रहता था कि एप्टीट्यूड हो गया और मैथमेटिक्स हो गया, वो तो कॉमन है इसमें भी। राइट तो सबसे पहले मेरा वही टारगेट था कि मैं ये 2 सब्जेक्ट कर लूँ। ओके एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स कर लिया। ओके फिर जैसे कि हमारे जो मैकेनिकल कोर्स से मिलते जुलते हैं, जैसे स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी है, फिर आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया और मटेरियल साइंस हो गया, तो मैंने इन सब्जेक्टों को पहले किया। ओके और फिर एट द एंड फिर जैसे इन्वायरमेंट है, आईसीटी है, वो
मैंने जो देखा PYQ से, मतलब उन्होंने करंट के टॉपिक्स को ज़्यादा रिलेट करके उस पे पूछा जाता है। ओके। तो मैंने एग्ज़ाम के प्रीलिम्स के 6-8 मंथ पहले के जो करंट अफेयर्स है, बस उन्हीं को पढ़ा, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं किया उसमें। उससे जितना आ जाता था उसमें मैंने उतना अटेम्प्ट किया था। ओके, मूविंग ऑन, कन्वेंशनल। हाँ, यस। कन्वेंशनल का लोग कहते हैं कि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं हाँ, आएंगे। यस। तो आप जब जॉब में थे तो कन्वेंशनल का प्रैक्टिस कैसे करते थे और बाकी प्री के लिए कैसे आप प्रिपेयर करते थे? सर मेरा ऐसा था कि जैसे वीकेंड्स हैं, वीकेंड्स में मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक चैप्टर ले लेता था, तो उसके मैंने PYQ लगा लिए प्रीलिम्स के। ओके। और बाकी जो रेगुलर डेज रहते थे, मैंने 3 पार्ट्स में मैकेनिकल को डिवाइड किया था। जैसे मैन्युफैक्चरिंग पार्ट हो गया, एक मशीन डिज़ाइन हो गया, एक थर्मल पार्ट हो गया। ओके। तो मैं इसके तीनों के अल्टरनेट डेज में इसके कन्वेंशनल के न्यूमेरिकल्स question। लगाता था। ओके। तो वो मेरा मेन था कि मेंस में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मेंस से आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ओके। तो मेरा मेन फोकस कन्वेंशनल पे ही था। ओके। और वीकेंड्स में मैं प्रीलिम्स के PYQ लगा लेता हूँ। ओके। ESE में एक बहुत बड़ा वेटेज भी होता है इंटरव्यू का, जिसको सब लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं। डू यू फील कि उसकी प्रिपरेशन भी हमें साइड बाय साइड जब चलते रहते हैं तब करनी चाहिए? अपनी पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए जो हमें हेल्प कर सके? और सर जैसे कि हमें सबसे पहले तो उसमें जो हमारा नेचुरल है वो सब लिखना है, डेफ में जो हम लिखते हैं। ओके। और जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो स्पीकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, कभी आप दिन में कभी 15-10 मिनट भी कुछ कर लिए उसमें, मिरर में देख के कुछ बोल लिए, तो वो एट द एंड जब आपका मेंस हो जाएगा तब, क्योंकि इंटरव्यू के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, राइट। और उस टाइम पे आप अपना पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर सकते। तो उसमें आप इनिशियली कभी आधा मतलब 15-10 मिनट रोज थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देंगे तो एट द एंड आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके। और डेफ में जो मैंने आप लोग से सीखा था सर, आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। क्योंकि वहाँ पे जो चेयरपर्सन रहते हैं, जो भी मेंबर्स लोग रहते हैं, उनके पास बहुत कम टाइम रहता है डेफ को पूरा रीड करने का। वो बस कीवर्ड्स देखते हैं, तो हमें बहुत सोच समझ के कीवर्ड्स यूज करने हैं उसमें। राइट। और मेरे जैसे आपका शायद पूरा इंटरव्यू, निखिल का पूरा इंटरव्यू एक कीवर्ड बैडमिंटन पे ही निकल गया था, जो हमने डेफ में बहुत अच्छे से उसको फ्रेम करके लिखा था। दैट वाज वंडरफुल। सो निखिल, इसके आगे के क्या प्लान्स है? सर अभी तो मैं रेलवेज में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी ज्वाइन करने की, तो मैं इसी में ग्रोथ करना चाहता हूँ अपने आप को, कि मतलब रेलवेज में कितना जो नए नए अभी टेक्नोलॉजी आ रहा है उसमें आगे बढ़, मतलब सीख के मैं कुछ हेल्प कर सकूँ उसमें एट द ग्राउंड लेवल में। अभी तो मेरा मोटिव वही है सर। ओके, सो बहुत बहुत बधाई निखिल आपको इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल करने के लिए। आपके पेरेंट्स को भी बहुत बधाई। आई एम श्योर दे मस्ट बी वेरी हैप्पी। और जाते जाते हमारे बच्चों के लिए बस एक सेंटेंस में अगर आप कुछ मोटिवेशनल जो उनको बोलना चाहते हो। सर ये प्रिपरेशन जैसे ESE का है, 1 ईयर का एग्जाम होता है, तो इसमें आपको बहुत बार ऐसे होता है कि डिमोटिवेटेड फील होता है। राइट। लेकिन इसमें क्या है कि आप जैसे अब मैं आपके टच में था, तो सर लोग से टच में रहने से आपको करीब आपको 1-2 लाइन भी जो सर लोग से सुन लेते हैं ना, तो वो आपको मोटिवेटेड बनाए रखता है प्रिपरेशन में। तो कभी भी शेल में नहीं जाना चाहिए। यदि आप शेल में अपने घुस गए ना, तो वो आपको और डिमोटिवेट कर देगा। तो आपको सर लोग के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए, तो फ्रूटफुल होता है। मेरे लिए तो था सर। ओके, सो दैट वाज वंडरफुल। बच्चों, आई एम श्योर आप लोगों ने आज बहुत एक सक्सेस के ग्लिम्स देखे हैं। इसका पूरा इंटरव्यू वी विल schedule it next time, but heartiest congratulations again to Nikhil for securing this achievement, and we will bring the full interview with Nikhil where आपको और अच्छे से निखिल गाइड कर पाए। So thank you so much.